हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम गैसों का ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गैसों का ऊष्मीय प्रसार। गैसों का ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसों का आयतन प्रसार गुणांक उसके ताप पर निर्भर करता है। गैसों का आयतन प्रसार गुणांक उसके ताप पर निर्भर करता है। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल म्यू आर टी, इसको हम समीकरण 1 मान लें। नियत दाब पर P पर T1 व T2 ताप पर गैस का आयतन क्रमशः V1 व V2 हो तो PV1 इक्वल म्यू आर T1, ये समीकरण 2 हो गया। व PV2 इक्वल म्यू आर T2, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए, P दोनों में कॉमन है। 3 में है V2 और 2 में है V1, घटा दिए तो V2 माइनस V1 हो गया, बराबर। दाहिने पक्ष में म्यू आर कॉमन है। समीकरण 3 में T2 है और समीकरण 2 में T1 है, घटा दिए तो T2 माइनस T1। यह आयतन में परिवर्तन को डेल्टा V और ताप में परिवर्तन को डेल्टा T कह दे तो हमें मिलेगा, अथवा
P डेल्टा V इक्वल म्यू R डेल्टा T। इसको हम समीकरण 4 कह दें। अब हम समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग दे दें। समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो आप देखिए समीकरण 4 है P डेल्टा V और समीकरण 1 है PV। भाग दे दी बराबर समीकरण 4 है म्यू R डेल्टा T और समीकरण 1 है म्यू R T। देखिए बाएं पक्ष में P से कट जाएगा और दाहिने पक्ष में म्यू R से कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ मिलेगा डेल्टा V अपान V इक्वल डेल्टा T अपान T। यहाँ आप देखिए डेल्टा T गुणा है, पक्षांतर करेंगे बाईं ओर तो ये भाग हो जाएगा, तो मिलेगा डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T। ये हुआ यहाँ 1 अपान T। ये डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T ये आयतन प्रसार गुणांक है। कब? जब दाब स्थिर है। देखिए नियत दाब पर। तो आयतन प्रसार गुणांक गामा और दाब स्थिर है तो इसको गामा P कह दें। तो गामा P इक्वल 1 अपान T हो गया। इसको हम समीकरण 5 कह दें। इसी प्रकार नियत आयतन पर नियत आयतन V पर ताप T1 T2 पर गैस का दाब क्रमशः P1 व P2 हो। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए। अब यहाँ आयतन V कांस्टेंट है, नियत है। दाब P1 है, कब? जब ताप T1 है। ये समीकरण 6 हो गया। वह आयतन V कांस्टेंट है, जब दाब P2 है तो ताप उसके संगत T2 है। समीकरण 7 हो गया। पुनः समीकरण 7 में से समीकरण 6 को घटाएंगे। समीकरण 7 में से समीकरण 6 को घटाने पर देखिए दोनों में V कॉमन है तो V कॉमन ले लिए। 7 में P2 है और 6 में P1 है, घटा दिए तो P2 माइनस P1 हो गया इक्वल। यहाँ आप देखिए म्यू R कॉमन है, 7 में T2 है और 6 में T1 है, घटा दिए तो T2 माइनस T1 हो गया।
अब इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ से देखिए, ये दाब में परिवर्तन को डेल्टा पी और ताप में परिवर्तन को डेल्टा टी कहने पहले की बात। ये हो जाएगा अथवा वी डेल्टा पी इक्वल म्यू आर डेल्टा टी। इसको हम समीकरण 8 कह दें। अब समीकरण 8 में समीकरण 1 जो पहले था उसी से भाग दे दें। समीकरण 8 में समीकरण 1 से भाग देने पर देखिए, समीकरण 8 है वी डेल्टा पी और समीकरण 1 आपका है पीवी इक्वल, समीकरण 8 का दाहिना पक्ष है म्यू आर डेल्टा टी और समीकरण 1 का दाहिना पक्ष है म्यू आर टी। इस प्रकार भाग दिए, ये आ गया। यहां देखिए v बाएं पक्ष से कट गया और म्यू आर दाहिने पक्ष से कट गया, तो बचा है आपको अथवा डेल्टा पी अपान पी इक्वल डेल्टा टी अपान टी। अथवा डेल्टा पी, ये देखिए डेल्टा टी दाहिने पक्ष ऊपर है, पक्षांतर करेंगे नीचे हो जाएगा, तो पी डेल्टा टी इक्वल 1 अपान टी। डेल्टा पी अपान पी इंटू डेल्टा टी, इसको आप कहेंगे दाब प्रसार गुणांक। और चूंकि आयतन स्थिर है इसलिए हम इसको स्थिर आयतन पर दाब प्रसार गुणांक कहेंगे और इसको गामा पी से निरूपित करेंगे। स्थिर आयतन पर दाब प्रसार गुणांक गामा पी इक्वल 1 अपान टी। यह समीकरण 9 हो गया। इस प्रकार आप समीकरण 5 और समीकरण 9 से देखिए, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि गैस का आयतन प्रसार उसके ताप पर निर्भर करता है। समीकरण 5 व समीकरण 9 से सिद्ध होता है कि गैस का आयतन प्रसार व दाब प्रसार उसके परम ताप
के व्युत्क्रम के बराबर होता है। परम ताप T पर निर्भर करता है। तो आइए अब पढ़ते हैं ऊष्माधारिता व विशिष्ट ऊष्मा। तो चलिए पढ़ते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता तो आइए पढ़ा जाए विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। वास्तव में विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण है। इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए कि एक ही पदार्थ जैसे तांबे का कई पात्र छोटा बड़ा बना है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, माने तांबे के हैं और कई भिन्न भिन्न ये हैं पात्र। तो सभी पात्रों की विशिष्ट ऊष्मा समान होगी, क्योंकि इन सभी पात्र एक ही पदार्थ तांबे के बने हैं। फिर से बात को समझिए। यदि कई बर्तन हैं, 1 लीटर का, 5 लीटर का, 2 लीटर का,
कई बर्तन हैं और सब के सब बर्तन तांबे के बने हैं, तो इन सभी बर्तनों की विशिष्ट ऊष्माएं समान होंगी, एक ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये सब के सब एक ही पदार्थ तांबे के बने हैं। इसीलिए हमने कहा कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान तथा उसके ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। पदार्थ को दी गई ऊष्मा Q पदार्थ के द्रव्यमान यम व ताप वृद्धि डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः Q प्रोपोर्शनल यम समीकरण 1 व Q प्रोपोर्शनल डेल्टा टी समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, संयुक्त करना हमने आपसे कई बार बताया है, दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर संयुक्त करना, जैसे कि हमने आपसे कहा कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर वही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कापी है, कापी के कई पन्ने हैं, एक पन्ना के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे रख दिया जाए और झांक कर ऊपर से देखा जाए तो हमें केवल ऊपर वाला ही एक पन्ना दिखाई देता है। उसी प्रकार क्यू के ऊपर क्यू रखने से हमको एक क्यू दिखाई देगा, प्रोपोर्शनल चिन्ह के ऊपर प्रोपोर्शनल चिन्ह रखने पर एक प्रोपोर्शनल चिन्ह दिखाई देगा। दूसरा उदाहरण हमने आपसे बताया ये हाथ है और इस पर ये मार्कर की कैप है, रखे हैं और ऊपर से अगर झांक कर देखें तो हमको हाथ और कैप, हथेली और कैप दोनों दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हमको यम भी दिखाई देगा और डेल्टा टी भी दिखाई देगा। इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर और कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट प्रयोग में लाते हैं उसको हम स्मॉल सी कहते हैं और आगे यम डेल्टा टी। जहाँ स्मॉल सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जहाँ सी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, इसको हम समीकरण 3 कह दिए। यहां से C का मान हम निकाल सकते हैं, C बराबर आप देखिए Q यम डेल्टा टी गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा। ये समीकरण 4 आ गया। ये जो Q बराबर यम सी डेल्टा टी है,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, न्यूमेरिकल में काम आता है, इसको हमें याद रखना चाहिए। आइए अब यहाँ से इस विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, इसका मात्रक, इसका विमेय सूत्र, सब कुछ हम बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम इसे परिभाषित करते हैं। मान लीजिए यम बराबर 1 मात्रक, डेल्टा टी बराबर 1 मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से रख दिया जाए तो C बराबर Q बटे 1 गुणे 1, अर्थात C बराबर Q हो जाएगा। अब यहाँ से परिभाषा आप दे सकते हैं, एकांक द्रव्यमान, एकांक मात्रक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है उसे हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एकांक मात्रक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका एसआई मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका दूसरा मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हैं। जो मात्रक चाहें आप लिख सकते हैं, जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी आप ले सकते हैं। जो अपने पास पदार्थ हैं जो सुलभता से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, उनमें जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इसी जल के इस गुण के कारण हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। अभी हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा। बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो पदार्थ अपने आसपास सुलभ हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा होती है।
जैसे उदाहरण के लिए जल की विशिष्ट ऊष्मा है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा, और सब की सब इससे कम होती है। ये जो मिट्टी है, रेत है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा इससे बहुत कम होती है। मिट्टी, रेत, इन सब की विशिष्ट ऊष्मा से जल की विशिष्ट ऊष्मा लगभग 5 गुना अधिक होती है। इसी जल के इस अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल का हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। इसे हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे। गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। आइए अब इसको देखते हैं। तो पढ़ा जाए, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q बटे यम इंटू डेल्टा टी। इसको हम समीकरण 1 कह ले रहे हैं। आप मान लीजिए किसी पदार्थ को बिना ऊष्मा दिए उसका दाब बढ़ा रहे हैं। तो जब किसी पदार्थ को बिना ऊष्मा दिए उसका दाब बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा। माना पदार्थ को बिना ऊष्मा दिए Q बराबर 0 हो गया। बिना ऊष्मा दिए, ऊष्मा नहीं दे रहे हैं तो Q बराबर 0 दिए। दाब बढ़ाने पर ताप डेल्टा टी बढ़ जाता है। तो इस अवस्था में, इस दशा में पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा
विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q की जगह 0 हो गया, नीचे m डेल्टा T। यदि किसी भिन्न का अंश 0 है तो उसका मान शून्य होता है। तो इस ढंग से आपने देखा कि इस दशा में पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा शून्य है। इसको समीकरण 2 कह दे रहे हैं। पुनः अब आप मान लीजिए कि हम जब दाब डालकर गैस को दाब बढ़ाकर गैस को दबाएंगे तो उसका आयतन घटेगा। ठीक। अब यदि इस आयतन को अचानक प्रसारित कर दें, बढ़ा दें, तो ताप गिर जाएगा। अब यदि गैस को अचानक प्रसारित किया जाए पहले जब दाब बढ़ाए हैं तो गैस संकुचित हो गई, उसका आयतन घट गया। अब हम अचानक उसको प्रसारित कर दें। अब यदि गैस को अचानक प्रसारित किया जाए तो ताप घट जाएगा। अर्थात इस दशा में ताप में परिवर्तन होगा। हम चाह रहे हैं कि ताप न बदले। इसके लिए करेंगे क्या कि अब इस दशा में हम गैस को इतनी ऊष्मा दें कि उसके ताप में परिवर्तन न हो। अतः हम गैस को इतनी ऊष्मा दें ताकि ताप परिवर्तित न हो। ताप परिवर्तित न हो अर्थात डेल्टा टी बराबर शून्य। ताप में परिवर्तन शून्य हो, ताप परिवर्तित न हो। बात को फिर समझिए। हमने दाब को बढ़ाकर गैस को संपीड़ित किया, दबाया। फिर हमने क्या किया, अचानक उसे प्रसारित किया, और जब प्रसारित करेंगे उसका आयतन बढ़ेगा तो ताप अचानक घट जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ताप न घटे, ताप परिवर्तित ही न हो, जितना पहले था उतना अब भी रहे। इसके लिए हम गैस को इतनी ऊष्मा देते हैं ताकि ताप में परिवर्तन न हो, ताप में परिवर्तन शून्य हो। अतः इस दशा में पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q और बटे m इंटू डेल्टा टी की जगह 0 हो गया। ये बराबर आ गया Q बटा 0। 0 में m का गुणा 0। यदि किसी भिन्न का हर शून्य है तो इसका मान अनंत होता है। अतः C बराबर अनंत अथवा C बराबर अनंत। ये समीकरण। इस प्रकार हमने देखा कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। इस विशिष्ट ऊष्मा
को हम दो प्रकार से बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। जैसे किसी पदार्थ को, किसी गैस को दी गई ऊष्मा दो ढंग से हम दे सकते हैं। पदार्थ को ऊष्मा दो ढंग से दे सकते हैं। एक तो आयतन को स्थिर रखकर पदार्थ को ऊष्मा दे सकते हैं, और दूसरा दाब को स्थिर रखकर पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा दे सकते हैं। माने किसी पदार्थ जैसे गैस को हम इन दो परिस्थितियों में ऊष्मा दे सकते हैं, दो ढंग से ऊष्मा दे सकते हैं। एक तो आयतन स्थिर रखकर ऊष्मा दे सकते हैं, और दूसरा दाब को स्थिर रखकर ऊष्मा दे सकते हैं। इस प्रकार यह विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। एक स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरा है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो आइए अब इनको पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ा जाए स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम स्मॉल सी वी से निरूपित करते हैं। माने एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जबकि आयतन स्थिर रहे, को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर से सुने, स्थिर आयतन पर एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे स्मॉल सीवी से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा
इसे हम स्मॉल cp से निरूपित करते हैं। जैसे उसकी परिभाषा वैसे इसकी परिभाषा है, केवल आयतन की जगह आप दाब रख दीजिए बस। मतलब स्थिर दाब पर एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे Cp से निरूपित करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, जहां आयतन है वहां दाब लिख दीजिए बस। क्लियर है? अब पढ़ेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब यदि हम पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में न लेकर मोल में लें, तब उस विशिष्ट ऊष्मा को हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। यदि पदार्थ का द्रव्यमान मोल में लिया जाए तो पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। जैसे यहां 2 विशिष्ट ऊष्माएं हैं, वैसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी 2 है। एक है स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। परिभाषा बिल्कुल उसी की तरह, स्थिर आयतन पर 1 मोल पदार्थ का ताप। परिभाषा लिख दे रहे हैं, स्थिर आयतन पर 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे कैपिटल CV से निरूपित करते हैं, इसे कैपिटल CV से निरूपित करते हैं। अतः कैपिटल CV बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल CV, जहां कैपिटल M
पदार्थ का अणुभार है। ये समीकरण 1 कह दे रहे हैं, जहां कैपिटल एम पदार्थ का अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है। इसी प्रकार स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम कैपिटल सीपी से निरूपित करेंगे, और ये होगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी। इसको समीकरण 2 कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल आप उसी की प्रकार से बताएंगे। देखिए, स्थिर दाब पर 1 मोल पदार्थ गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा जैसे इसको लिखे हैं, जहां आयतन है वहीं आप दाब लिख देंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अब हम ये पढ़ते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सीपी है वो सीबी से अधिक होती है। अब आइए इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम जानना चाह रहे हैं सीपी ग्रेटर होती है सीवी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसे हम सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग बताते हैं, देखते हैं। मान लीजिए एक बेलनाकार बर्तन है, तांबे का ही बर्तन है, जो पिस्टन युक्त है, चलनशील पिस्टन युक्त है। माना चलनशील पिस्टन वाला तांबे का, या किसी भी धातु का हो सकता है, हम तांबा ले रहे हैं, तांबे का बेलनाकार बर्तन है, जिसमें 1 मोल गैस भरी है। संलग्न चित्र, ठीक, जो संलग्न चित्र से प्रदर्शित है। देखिए, ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें 1 मोल गैस ऐसे भरी है। ठीक, अब हम इस गैस को ऊष्मा दे रहे हैं, किसकी सहायता से? लैंप की सहायता से। मान लीजिए लैंप है, इससे हम ऊष्मा दे रहे हैं, लैंप है।
तो जब हम गैस को ऊष्मा देंगे तो यह पिस्टन चूंकि चलनशील है, गैस को ऊष्मा देने पर गैस प्रसारित होगी, अर्थात पिस्टन ऊपर उठना चाहेगा, मतलब इसका आयतन बढ़ जाएगा। अब हम यह चाह रहे हैं कि पिस्टन ऊपर न उठे, अर्थात आयतन नियत रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। इसके लिए करना क्या होगा, पिस्टन पर हम वाट रखकर दाब को बढ़ाएंगे ताकि पिस्टन इधर उधर गति न कर सके, आयतन सदैव नियत रहे। तो इस दशा में गैस को दी गई ऊष्मा केवल गैस के ताप वृद्धि के काम आती है। ठीक, तो इस ऊष्मा को हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, सीपी कहते हैं, सॉरी सीवी कहते हैं। फिर से समझिए, जब गैस को एक मोल गैस, यहां लिख लीजिए 1 मोल, जब 1 मोल गैस को ऊष्मा देते हैं तो गैस प्रसारित होती है। जिससे पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन पर अधिक भार रखकर उसे उठने नहीं देते। हम पिस्टन पर भार रखकर उसे उठने नहीं देते। अर्थात यहां आयतन स्थिर रहता है, आयतन नियत रहता है। अतः इस दशा में आयतन नियत रहता है। इस प्रकार गैस को दी गई ऊष्मा केवल उसके ताप वृद्धि करती है। अतः 1 मोल गैस को दी गई ऊष्मा
गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। ठीक, इस ऊष्मा को हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल CV ना कहते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? वही बर्तन, यही चित्र बना ले रहे हैं। दूसरी स्थिति में यही बर्तन है, इसमें 1 मोल गैस भरी है, ये चलनशील पिस्टन है। इस गैस को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो गैस प्रसारित होगी और पिस्टन ऊपर उठेगा। अर्थात यहां पर हम पिस्टन पर जो दाब, वायुमंडलीय दाब है, वो नियत है। फिर से समझिए, यही चलनशील पिस्टन युक्त तांबे का बर्तन है, यही सेम, इसमें भी 1 मोल वही सेम गैस भरी गई है। जब हम गैस को ऊष्मा देते हैं तो गैस प्रसारित होती है, यहां इसका पिस्टन ऊपर उठता है। इस पिस्टन पर अब भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है। वायुमंडलीय दाब क्या है? स्थिर है, नियत है। ठीक, आइए देखते हैं। एक गैस है, 1 मोल, 1 मोल गैस है, इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहा है। ये भी 1 मोल गैस है, इसका भी ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहा है। यहाँ V कांस्टेंट है, नियत है, और यहाँ दाब P नियत है। ठीक, चलिए इसके बारे में बताएं। जब गैस को दूसरी स्थिति में, इसी प्रकार दूसरी स्थिति में जब गैस को ऊष्मा दी जाती है तो प्रसार के कारण पिस्टन ऊपर उठता है। इस पर वायुमंडलीय दाब इस पर नियत, लिख दीजिए, इस पर नियत वायुमंडलीय दाब P लगता है। आप अगर ध्यान दें तो यहां दी गई ऊष्मा
दो काम करती है। अतः यहां दी गई ऊष्मा दो कार्य करती है। नंबर एक, दाब के विरुद्ध पिस्टन को ऊपर उठाने में कार्य करती है। दाब P के विरुद्ध पिस्टन ऊपर उठाने में कार्य करती है। नंबर दो, गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाती है। तो आप देख रहे हैं इस दूसरी दशा में गैस को दी गई ऊष्मा दो काम करती है। एक तो बाह्य दाब के विरुद्ध पिस्टन को ऊपर उठाने में कार्य करती है और दूसरा गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाती है। तो चूंकि यहाँ ऊष्मा दो कार्य कर रही है इसलिए यह ऊष्मा अधिक होती है। अतः गैस को दी गई ऊष्मा, इसको हम क्या कहेंगे, Cp ना, Cv की तुलना में अधिक होती है। Cv में तो केवल गैस का ताप बढ़ा था, जबकि Cp क्या कर रही, ताप भी बढ़ा रही है और दाब के विरुद्ध पिस्टन को ऊपर उठाने में कार्य भी कर रही है। तो ज़्यादा काम करेगी तो ऊष्मा ज़्यादा होगी, तो इसीलिए Cp ज़्यादा होती है Cv से। तो इसलिए Cp Cv से अधिक होती है, Cv से अधिक होती है। और इनका अंतर, अब अंतर क्या है, क्यों अंतर है, क्योंकि वहाँ भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा, यहाँ भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा। केवल एक ही अंतर है कि यहाँ दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों ऊष्माओं का अंतर दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, इनका अंतर दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, इनका अंतर Cp और Cv का अंतर Cp माइनस Cv, ठीक, दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लें इस बात को। Cv केवल गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जबकि Cp ताप तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा ही रही है, साथ साथ दाब के विरुद्ध पिस्टन को ऊपर उठाने में कार्य कर रही है, इसीलिए Cp अधिक है। और Cp और Cv का अंतर क्या हुआ, वही यहाँ चूंकि ताप ये भी बढ़ाई ताप वो भी बढ़ाई,
दाब के विरुद्ध कार्य ये अधिक कर रही है, तो इनका जो अंतर है Cp Cv का अंतर दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। शुरू शुरू में हमने आपसे कहा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसी का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आइए दैनिक जीवन में उपयोग, जल के विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग। जल के अधिक विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग। चलिए पहला उपयोग पढ़ते हैं कि रोगी की सिकाई गर्म जल भरे बोतल से की जाती है। रोगी की सिकाई गर्म जल भरे बोतल से की जाती है। इसका कारण क्या है, ध्यान दीजिए। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो पदार्थ हमारे सम्मुख आते हैं उनमें अधिक होती है। जैसे जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। चूंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा एक कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 ग्राम जल का ताप जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है तो रोगी को 1 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। अतः 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है तो रोगी को 1 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। इतनी अधिक ऊष्मा अन्य किसी ढंग से नहीं मिल सकती, इसीलिए हम बोतल में गर्म जल भरकर रोगी की सिकाई करते हैं। क्लियर। दूसरा, समुद्र के आसपास ताप लगभग नियत रहता है।
लगभग समान रहता है। ध्यान दीजिए, समुद्र के आसपास दिन में सूर्य से समुद्री जल धीरे धीरे ऊष्मा अवशोषित करता है, अर्थात अधिकाधिक ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, और रात्रि में धीरे धीरे ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसीलिए दिन और रात्रि के ताप में बहुत अंतर नहीं होता और ताप समान बना रहता है। समुद्र का जल दिन में सूर्य से अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। तथा रात्रि में धीरे धीरे ऊष्मा उत्सर्जित करता है। इसीलिए दिन व रात्रि के ताप में अंतर लगभग समान रहता है। इसीलिए दिन व रात्रि का ताप लगभग समान रहता है। ठंडे प्रदेशों में घर को गर्म रखने के लिए घर में चारों तरफ नाली में गर्म पानी दौड़ा देते हैं और घर गर्म रहता है। अपने यहाँ भी देखिए, ठंडी में रूम हीटर होते हैं। एक तो साधारण रूम हीटर होते हैं, जैसे ही आप ऑन करते हैं रूम गर्म होता है, जैसे आप ऑफ कर देते हैं रूम पूरा ठंडा हो जाता है। कुछ हीटर ऐसे आते हैं जिसमें तेल भरे जाते हैं। दरअसल उस तेल की विशिष्ट ऊष्मा अपने इस वायु की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। एक बार जब तेल वाला हीटर गर्म हो जाता है तो ऑफ कर देने पर भी ऊष्मा धीरे धीरे उत्सर्जित करता है और बहुत देर तक रूम गर्म बना रहता है। इसीलिए वो तेल वाले हीटर इनकी अपेक्षा महंगे भी होते हैं। चाहिए किसान पौधों को पाला से बचाने के लिए खेत में सिंचाई करते हैं। किसान पौधों को, फसल को
पाला से बचाने के लिए सिंचाई करते हैं। ध्यान दें, रात्रि के समय पौधों के आसपास की वायु बहुत ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह वायु छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होती है, बर्फ बन जाती है, और उसी को हम पाला कहते हैं। जब हम खेत में जल से सिंचाई करते हैं तो जल दिन में सूर्य से अधिकाधिक ऊष्मा अवशोषित करता है और रात्रि में धीरे धीरे ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, जिससे आसपास की वायु का ताप बहुत अधिक नहीं गिर पाता और वो बर्फ नहीं बनता, पाला नहीं बनता और पौधे सुरक्षित रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जल चलते इंजन के रेडिएटर में भरे जाते हैं, माने कूलेंट की तरह व्यवहार करते हैं। इंजन के रेडिएटर में जल भरा जाता है। ध्यान दीजिए, जब इंजन चलता है तो उसका ताप बहुत अधिक होता है। रेडिएटर में भरा जल अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे इंजन का ताप बहुत अधिक नहीं बढ़ने पाता और इंजन जलने से, नष्ट होने से बच जाता है। तो इस ढंग से हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा संबंधी बहुत सी बातें पढ़ा। आइए अब आगे कल पढ़ेंगे।